नमस्कार साथियों। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। आइए जानते हैं क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। क्रियात्मक अनुसंधान को जानने से पूर्व हमारे लिए अनुसंधान को जानना बहुत ज़रूरी है। अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च का हिंदी रूपांतरण है। रिसर्च का अर्थ री मतलब दोबारा, सर्च मतलब खोजना। हम लोग कहें अगर अनुसंधान की बात, अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है तथा पुरानी त्रुटियों और धारणाओं का परिमार्जन करने के साथ साथ एक व्यवस्थित रूप में वर्तमान ज्ञानकोश में वृद्धि करती है। अनुसंधान का अर्थ पूर्व में विद्यमान सिद्धांतों और तथ्यों को परिमार्जित करके या उनमें नए ज्ञान को जोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत करना है। आपके सामने प्रमुख शिक्षाविद पी.एम. कुक की एक परिभाषा भी लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि अनुसंधान किसी समस्या के संबंध में तथ्यों एवं उनके अर्थों अथवा निष्कर्षों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ईमानदारी एवं बुद्धिमानी से की गई खोज है। अनुसंधान द्वारा प्राप्त परिणाम प्रामाणिक एवं समर्थनीय होने चाहिए तथा इससे अध्ययन के क्षेत्र में नवीन ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए। अनुसंधान की हम लोग बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार के अनुसंधान होते हैं। एक होता है आपका मूलभूत अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च। दूसरा अनुसंधान होता है व्यवहारिक अनुसंधान, जिसको हम लोग अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। और तीसरा अनुसंधान जो होता है वो होता है क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको हम लोग एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो आज हम लोग एक्शन रिसर्च के बारे में जानने वाले हैं। अब बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के विकास की। तो क्रियात्मक अनुसंधान का विकास जो हुआ था वह द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। उस समय सामने आ रही तात्कालिक घटनाओं को सुलझाने के लिए मूलभूत अनुसंधान को लागू करना या उसका प्रयोग करना संभव नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए या इस समय आ रही समस्याओं के समाधान के लिए जिस अनुसंधान पद्धति का विकास किया गया उसे वर्तमान में एक्शन रिसर्च कहा जाता है। इससे अलग अगर हम लोग शिक्षा जगत की बात करें तो शिक्षा जगत में इसको विकसित करने का श्रेय कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस.एम. कोरे, स्टीफन एम. कोरे को जाता है, जिन्होंने 1953 में इसको विकसित किया। क्रियात्मक अनुसंधान अगर साधारण शब्दों में कहें तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली व्यवहारिक जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए किया जाता है। जैसे विद्यालय से भागने की समस्या, छात्रों के विद्यालय से भागने की समस्या, छात्रों के गृह कार्य ना करके लाने की समस्या, ऐसी कई व्यवहारिक समस्याएं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आती रहती हैं, उनका उन्मूलन करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। जैसा कि सामने लिखा भी गया है, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक की समस्याओं के समाधान के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके अंतर्गत शिक्षण की समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से समाधान खोजा जाता है, जिससे शिक्षा में वांछित सुधार लाया जा सके। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालयों की कार्य पद्धति में सुधार लाने का या विकास करने का एक सफल माध्यम है। शिक्षा को गति प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समय समय पर हमारे सामने अलग अलग समस्याएं आती हैं, जिन समस्याओं को सुलझाने के लिए मूलभूत शोध या मूलभूत अनुसंधान उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि मूलभूत अनुसंधान शिक्षा की व्यवहारिक समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होता है। यह बहुत ही व्यय साध्य और समय लेने वाली प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान को किया जाता है। अब हम लोग बात करें इसके उद्देश्य की,
तो ऑल इन ऑल हम लोग कह सकते हैं विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाना। अब विद्यालय के जितने भी आयाम हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षण विधियाँ हो, चाहे शिक्षण संस्थान का प्रशासन हो, संगठन हो, इन सभी में सुधार लाने के लिए या इन सभी में सुधार करना क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। उद्देश्यों से संबंधित प्रमुख बिंदु इस स्लाइड में लिखे भी गए हैं, जैसे कार्यप्रणाली में सुधार लाना, व्यूह रचनाओं स्ट्रैटेजी जो होती है हमारी, उसमें परिमार्जन मॉडिफिकेशन करना, प्रशासन संगठन व प्रबंधन संबंधी समस्याओं का हल करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, स्वस्थ वातावरण तैयार करना शिक्षण अधिगम के लिए, और विधियों प्रविधियों में सुधार करना। इसके क्षेत्र की हम लोग बात करें तो इसके क्षेत्रों को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे छात्र का व्यवहार इसका प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा अध्यापक की शिक्षण विधियाँ या अध्यापक भी इसका एक प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इसका प्रमुख क्षेत्र है। विद्यालय का संगठन एवं प्रबंधन इसका क्षेत्र है, या वह क्षेत्र हैं जिनमें क्रियात्मक अनुसंधान को अप्लाई किया जा सकता है। अब हम लोग बात करें इसकी विशेषताओं की। इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसके द्वारा दैनिक जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। शिक्षा की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान करने में ये सक्षम है। इसके अलावा इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है वो डायग्नोसिस का है, निदान संबंधी कार्य है, जो बच्चे की समस्या को समझने का या पहचानने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से 7 या 8 बिंदु आपके सामने दिए गए हैं, वह क्रियात्मक शोध की विशेषताएं हैं। इसके बाद हम लोग बात करें इसकी आवश्यकता की, इसकी यूटिलिटी या इसकी इम्पोर्टेंस की। तो इसकी प्रमुख आवश्यकता विद्यालय की प्रगति में या विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है, शिक्षण विधियों में सुधार लाना है, अनुशासन में सुधार बनाना है, कम उपस्थिति की समस्या जो बच्चों में रहती है उसको दूर करना है, प्रशासन प्रबंधन और संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, क्रियात्मक कुशलता में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है, परंपरागत वातावरण में सुधार लाना, अचीवमेंट और एस्पिरेशन लेवल जो है उसको उन्नत या ऊंचा बनाने के लिए है, अधिगम हेतु स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना, वर्तमान परिस्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे आत्मविश्वास की भावना का भी विकास होता है। तो शिक्षा से संबंधित जो भी क्षेत्र मैंने आपको बताए थे, वह प्रमुख क्षेत्रों को अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए तो उन सभी को दूर करने में इसकी आवश्यकता है। हम लोग बात करें इसके स्टेप्स की, तो इसके 6 स्टेप्स यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहले है समस्या का ज्ञान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा है प्रस्तावों पर चर्चा। तीसरा है उपकल्पना का निर्माण। तीसरा है तथ्य संग्रह करने की विधियों का चयन। पांचवा है योजना का कार्यान्वयन व प्रमाणों का संकलन। और छठा है तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष। सबसे पहले हम लोग आते हैं समस्या के ज्ञान में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ कि छात्रों में विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति का विकास हो गया है और मैं इस परेशानी को पहचान ले रहा हूँ, तो समस्या का ज्ञान कहलाएगा। इसके अलावा जो इसके बाद का जो दूसरा पॉइंट है प्रस्तावों पर चर्चा। प्रस्तावों पर चर्चा में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके द्वारा इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। जैसे अपने फेलोज के साथ अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है, जैसे छात्रों को घुमाने के लिए ले जाया जाए, विजिट के लिए ले जाया जाए, छात्रों को ऑडियो विजुअल एड्स दिखाए जाएं, बीच बीच में छात्रों को स्पोर्ट्स से संबंधित गतिविधियां कराई जाएं, या अलग अलग मूवीज़ या मोटिवेशनल जो फिल्म्स होती हैं वो दिखाई जाएं। अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है। इसके आधार पर हम लोग तीसरे स्टेप में आते हैं, जिसमें हम लोग उपकल्पना का निर्माण करते हैं। उपकल्पना के निर्माण में हम लोग यह उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की मूवीज़, मोटिवेशनल फिल्म्स या उनकी खेल गतिविधियां बढ़ाकर या विजिट करवाकर छात्रों की भागने की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग अलग अलग विधियों का चयन करते हैं। इस जो हमने प्लान ऑफ एक्शन बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अगले पॉइंट में योजना का कार्यान्वयन व प्रमाणों का संकलन, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा या प्रश्नावली तैयार करके हम लोग, या फिर पुराने जो हमारे रजिस्टर्स हैं, उपस्थिति अटेंडेंस रजिस्टर, उनका हम लोग एज एविडेंस यूज कर सकते हैं। और उसके द्वारा हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि यह जो प्लान ऑफ एक्शन हमने अप्लाई किया है उसके बाद छात्र के कोई व्यवहार में कोई किसी प्रकार का अंतर आया है या नहीं आया है। इन तथ्यों को
जमा करने के बाद हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो भी हम लोगों ने हाइपोथेसिस बनाई थी, जो उपकल्पना बनाई थी, या जो भी हमने प्रस्ताव बनाए थे, वो कहाँ तक हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान को अप्लाई करते हैं विद्यालय परिवेश में। इसके बाद हम लोग बात करें क्रियात्मक और मौलिक अनुसंधान में क्या अंतर होता है। सबसे प्रमुख अंतर जो है वो हम लोग अगर कहें शॉर्ट में, संक्षिप्त में, तो मौलिक अनुसंधान जो होता है बहुत व्यापक होता है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है और ये विद्यालय में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मौलिक अनुसंधान जो है वो पूर्व में विद्यमान सिद्धांत जो हैं उनमें नई चीज़ ऐड ऑन करने का या उनमें परिमार्जन करने की एक प्रक्रिया है, जबकि व्यवहारिक समस्याएं जो होती हैं ये तात्कालिक होती हैं और समय समय पर आती रहती हैं। तो इसके लिए हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। आपके सामने मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर से संबंधित कुछ बिंदु भी रखे गए हैं। जैसे इसका संबंध अप्रत्यक्ष होता है, क्रियात्मक संबंध जो अनुसंधान है उसका जो संबंध होता है वो प्रत्यक्ष होता है। इनका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में नवीन ज्ञान की खोज करना है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वह शिक्षण पद्धति में सुधार लाना है। वहीं तीसरा पॉइंट भी इससे संबंधित है, नवीन ज्ञान की खोज की हमने जो बात करी थी, और क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय की कार्यप्रणाली प्रबंधन में विस्तार या विकास लाने का प्रयास करना। यह शिक्षा के मौलिक अनुसंधान जो है वो शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल देता है, जबकि जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देता है। और पहला पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था, मौलिक अनुसंधान जो है उसका क्षेत्र जो होता है वो अत्यधिक व्यापक होता है और क्रियात्मक अनुसंधान जो है उसका क्षेत्र संकुचित होता है। तो ये पूरा का पूरा तथ्य जो है, ये जो पूरा का पूरा वर्णन मैंने आपके सामने किया, ये क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। आशा है आपकी समझ में क्रियात्मक अनुसंधान आया होगा। इससे संबंधित कोई भी आपकी कमेंट हो या कोई भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।